हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मारिया सुल्तान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हमारे साहिबा वक्त देने के लिए। नेपाल में जो सूरत हाल पैदा हुई है, वजीर आजम KP शर्मा ओली को करप्शन पर अब इस्तीफा देना पड़ा है। वजीर दाखिला समेत 4 मजीद वुजरा भी हैं जो मुस्ताफी हो चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने बांग्लादेश में देखी थी। जलाओ घेराव किया गया था, लोगों के जो हुकूमत के अंदर लोग थे उनके घरों को जाके नजर आतिश किया गया। क्या समझती हैं कि नेपाल में जो करप्शन का मामला यकदम से उठा है, क्या ये एक स्टोरी पहले से बनती आ रही थी जिसने अब शिद्दत इख्तियार की? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। नेपाल जो है एज अ फंक्शनल स्टेट काम नहीं करी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बिलखुसूस नेपाल के अंदर लोगों का ख्याल था कि हिंदुस्तान का जो असर रसूख है वो नेपाल में बहुत ज़्यादा है। तो ये एक तरह से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो एक तरह से जो आप सोच सकते हैं जो रीजनल रिस्पॉन्स है वो देखने में नज़र आ रहा है कि जहाँ जो करप्शन है, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिवनेस नहीं थी लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक, उन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। तो ये एक जो है फिनोमेना ना सिर्फ आपको बांग्लादेश में नज़र आया है लेकिन अब नेपाल में भी नज़र आया है। और ये एक विजिबल अकाउंट है कि फॉरेन जो इंटरफेरेंस है, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ इस हद तक पहुंच जाए कि लोगों को उनके तक उनकी चीज़ें ना पहुंचे, तो रिस्पांस आ रहा है और रिस्पांस आपके सबके सामने है। अच्छा, तो मारिया सुल्तान साहिबा, जो बांग्लादेश में सिचुएशन क्रिएट हुई थी और अब जो नेपाल में हुई है, इन दोनों में आप क्या फ़र्क देख रही हैं अगर आप मुवाजना करती हैं तो? देखिए, फ़र्क इसमें सिर्फ यही है कि वहाँ 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम था, जो एक तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने हर शोबे के ऊपर एक तरह से आप कह सकते हैं टोटल कब्जा किया हुआ था। यहाँ जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, यहाँ आपके पास वहाँ एक मिलिट्री स्ट्रक्चर था, जो मिलिट्री स्ट्रक्चर जो है जिसने फिल इन किया वो गैप, उस गैप की बेसिस पर चीज़ें आएँ। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ वो गैप उस तरह मौजूद नहीं है। यहाँ जो आवाम है, जो बच्चे हैं, मतलब वो बाहर निकले हैं, और जो जनरेशन जिस तरीके से बाहर निकली है, इसका मतलब ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक और सेंटर ऑफ पावर हो या ना हो। ये सेंटर जो पावर जो है वो जनरेशन चेंज के पास जा रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक कंसिस्टेंसी से लोगों को लगता है कि उनके जो मादनियात थे, जो उनकी रिसोर्सेज थे, वो उनके मुल्क में इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन करप्ट पॉलिटिशियंस ने उनको इस्तेमाल किए। तो यही वजह है कि एक रिस्पॉन्स फैक्टर नज़र आ रहा है। अच्छा, मारिया सुल्तान साहिबा, जिस तरह के अब्दुल बासित साहब फरमा रहे थे कि लगता है कि इसके पीछे भारत का हाथ हो सकता है, क्योंकि जो नेपाल है वो माशी तौर पर डिपेंडेंट है इस वक्त भारत के ऊपर। क्या इस बारे में आपकी क्या राय हो सकती है? मेरे ख्याल से जी, नेपाल की जो गवर्नमेंट थी उनके कनेक्शंस थे हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ, लेकिन ये जो रिएक्शन है इसके अंदर ज़्यादातर जॉर्ज सॉरस टाइप आपको फिनोमेना नज़र आ रहा है। ये ज़्यादातर ऑरेंज रेवोल्यूशन के करीब नज़र आ रहा है, जिस तरीका कार और जिस तरीके से आ रहा है। तो इसकी सपोर्ट ज़्यादातर वेस्टर्न ताने बानों के साथ मिलेगी बनिस्बत हिंदुस्तान से। और अगर हिंदुस्तान के साथ मिल रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर ये तमाम इन्फ्लुएंस और ये तमाम बेयरिंग्स हैं, तो फिर इंडिया के लिए आगे चैलेंजेस में इजाफा हो सकता है कि जहाँ इंडिया की जितनी भी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, चाहे ये बांग्लादेश है, फिर नेपाल है, इसका मतलब है नेक्स्ट जो मुल्क है उसके अंदर मालदीव्स और श्रीलंका बनते हैं कि जहाँ इस किस्म का काउंटर रिस्पॉन्स आ सकता है। और अगर ऐसा रिस्पॉन्स वहाँ भी आता है, इससे पहले आ चुका है, और अगर उसमें दोबारा शिदत पसंदी या मतलब इंतहा मतलब एक मोमेंटम नज़र आता है, तो उसका मतलब ये है कि दिस इज़ अ चेंज ऑफ अलायंस विद वाशिंगटन वर्सेस इंडिया। तो ये एक तरह से एक चेकमेट भी है हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ का और उनकी तरीक़ा हुकूमत का। ठीक है, मारिया साहिबा साथ ही रहेगा। अब्दुल बासित भी हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया मेमन एंकर पर्सन और सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मारिया वक्त देने के लिए। जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है नेपाल में, आप क्या समझती हैं? क्या इसके पीछे एक करप्शन ही वजह हो सकती है या मजीद भी कोई मुहर्रिकात देख रही हैं आप? देखिए, इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं उनके पीछे जो रीजंस होते हैं, जो ग्रीवेंसेस होती हैं, वो हमेशा उनके एक ठोस और देरपा उनकी वजूहात हुआ करती हैं। अब उसको कोई पॉलिटिकल एक्सप्लॉइट करे, इस खित्ते के अंदर आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं या कोई भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए, ये 2 अलग-अलग डिबेट्स हैं। क्या इस तरह की मूवमेंट्स उन फैक्टर्स से शुरू होती हैं जो वाकई जिनको हुकूमत वक्त ने सुना नहीं होता, उन दुखों को, उन गमों को, उन तमाम शिकायत को? मसलन नेपाल की अगर हम मिसाल देखें तो वहाँ पे लोगों की क्या शिकायत है? वो ये है कि जी जो वसाइल है उसके ऊपर काबिज है उस मुल्क की अशराफिया, चाहे वो सियासी अशराफिया हो या जो दूसरी रूलिंग एलीट हो, और उसके नतीजे में जो गम और गुस्सा है जो नीचे कई अरसे से सिमर कर रहा था वो सामने आया है हमारे। तो यहाँ पर आपको ये अगर जियो स्ट्रेटेजिकली इन चीज़ों को कोई एक्सप्लॉइट कर भी रहा है, तो वो जो फैक्टर्स हैं, वो जो रीजंस हैं, वो जो वजूहात हैं जिनकी बुना पे वहाँ की लोकल आबादी, खास तौर पे नौजवानों में गुस्सा है, अगर हुकूमतें उनकी बात सुने,
एड्रेस करें, ग्रीवेंसेस उनकी जो है उन पे तवज्जो दें, तो हालात इस नहशतनाक होते हैं। देखिए पूरे दुनिया के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद है उस नौजवान नस्ल की जिसमें बहुत गुस्सा है। वो गुस्सा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है, शायद इस वजह से हो कि उस हुकूमत की जो शराफिया है वो तमाम वसाइल पे गासिब है और वहाँ के लोगों के उसमें वो हिस्सा नहीं देती, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करती, उनके लिए नौकरियाँ नहीं हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं, कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पे नौजवानों को इस बात पे भी गुस्सा है कि उनकी हुकूमतें और बड़ी बड़ी कंपनियां क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो क्राइम्स हैं उनको इनेबल कर रही हैं। तो हर खित्ते की अपनी अपनी वजूहात हों, कहीं कहीं बेसिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मसाइल है, कहीं पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुस्सा नहीं है और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको एक्सप्लॉइट करने वाली एंटिटीज भी नहीं है। गालिबन अगर इस केस के अंदर कोई बैरूनी हुकूमतें भी हैं, बैरूनी ताकतें भी हैं, लेकिन ये वजूहात तो वहाँ मौजूद थी। अगर आप इतनी बड़ी आबादी का सोशल मीडिया बंद करने की बात करेंगे, आपका ख्याल है कि आगे से रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, तो आप किसी बिल्कुल ही एक डिस्कनेक्टेड रियलिटी के अंदर रह रहे हैं। इसी तरीके से कुछ दिनों पहले हमने इंडोनेशिया में देखा कि वहां पर किस तरह जो लोग कह रहे थे कि जी वहां की रूलिंग एलीट ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली है, वहाँ के MNAs MPs ने अपनी तनख्वाहों में इतने गुना इजाफा कर लिया है और वहाँ पे लोग जो हैं उन तक उस मुआशी इस्तेकाम या मुआशी सम्राट में ही पहुंच रहे, और फिर उन्होंने जाके वजीर आजम हाउस को जला दिया। कोई भी कभी भी इस एक्ट ऑफ वैंडलिज्म की, इमारतों को जलाने की, लोगों को मारने की, इस वायलेंस की हिमायत नहीं कर सकता है और इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए और नहीं आएगी अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम इसको डिलीवर करे। देखिए जब जो खतरनाक सूरत हाल ये है कि जब एक सियासी हुकूमत या सियासी निज़ाम जब जाए तो उसको एक और सियासी निज़ाम या पॉलिटिकल एंटिटी रिप्लेस करे, तो ये एक बहुत खतरनाक बात है कि जब सोसाइटीज़ का अपनी रियासतों से लोगों का इतना एतमाद उठ जाए कि वो फ्री फ्लोटिंग मोड में चले जाए, जैसे हमें बांग्लादेश में नजर आया गुज़श्ता है, फिर हमें इस वक्त नेपाल के अंदर नजर आ रहा है। एक सियासी प्रोसेस को एक दूसरे सियासी प्रोसेस से ही रिप्लेस होना चाहिए, इस तरह की केओस और एनार्की से नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा उस वक्त होता है जब सोसाइटी के अंदर वो तमाम लीवर्स को बंद कर दिया जाए जिससे वहां पे लोगों की शिकायत। अच्छा हमारे साहब, जिस तरह कि आपने अभी कहा कि एक सियासी प्रोसेस को उसकी जो दूसरी जगह लेने वाला मामला है वो सियासी प्रोसेस से ही होना चाहिए। हम बांग्लादेश की अगर सूरत हाल देखें तो वहां पर हमने देखा कि एक तंजीम थी जिसकी तहरीक चलाई गई थी और कहा गया था कि नए इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन अभी तक वहां पर इंतखाबात का कोई इस तरह का शेड्यूल सामने नहीं आया, इस तरह के कोई मामला तय नहीं पाए। तो वहां पर एक मरतबा फिर से कहा जा रहा है कि दोबारा से उस तरह की तहरीक चलाई जा सकती है। आप क्या समझते हैं नेपाल में अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा, किस तरह से इन मामलों को सेटल किया जाएगा? देखिए बहुत सारे लोग जिनको अपने निज़ाम के ऊपर गुस्सा होता है या वो उससे नाराज होते हैं, इस तरह के विजुअल्स देख के उनको वक्ती तौर पे तो शायद उनका कथारसिस हो जाए, शायद इन नौजवानों का भी कथारसिस हो जाए, नेपाली सोसाइटी के अंदर से भी जो गुस्सा है वो टेम्परेचर काफ़ी हद तक शायद नीचे आ जाए। और इर्द गिर्द खित्ते में और लोग मैं देख रही हूँ, भारत की रिपोर्टिंग देख रही हूँ, पाकिस्तान से रिपोर्टिंग देख रही हूँ, वो सब लोग जो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वो एक बड़ी उनकी जो नैरेटिव है वो ये है कि जी देखें फिर ये हुआ करता है अगर हुकूमतें बात ना सुने। लेकिन ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक ट्रोप भी है क्योंकि ये वक्ती तौर पे आपको एक एड्रेनलिन रश मिलता है, आपको खुशी मिलती है या आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि भाई लोगों ने मामलात अपने हाथों में लेकर हुकूमतों को पलट दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म ये जिस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस इससे कमज़ोर होता है, सियासी जमातें इससे कमज़ोर होती हैं और सोसाइटी ओवरऑल कमज़ोर होती है। इसीलिए इलेक्शन के जरिए, किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए सियासी एंटिटी को ही किसी और को रिप्लेस करना चाहिए। रास्ता इतना ना बंद कर दें लोगों के गुस्से का, उनको कथारसिस करने के लिए उनको जमहूरी हक दे। और जब ये नया दौर है, अब लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच, अगर आपका ख्याल है कि आप सोशल मीडिया बंद कर दें, अगर ख्याल था नेपाली हुकूमत का, तो उनकी आवाम जो है वो बिल्कुल सहम कर बैठ जाएगी। ये पूरी दुनिया में तमाम हुकूमतों का इस वक्त चैलेंज है और बहुत सारी बड़े बड़े ममालिक अपने नौजवानों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल से परेशान भी हैं, उसको रेगुलेट भी करना चाहते हैं। और जैसे कि हमने नेपाल में देखा है तो बड़ा ही ज्यादा वायलेंट केस है जहाँ पे आग लग रही है, लोगों पे तशद्दुद हो रहा है, तो ऑफ कोर्स एक उसके लिए रेगुलेशन की भी तरफ जाएंगे और सोचा जा रहा है। लेकिन सियासी इसकी मुहर्रिकात सियासी हैं, सियासत के मुहर्रिकात को सियासी तौर पर। ठीक है, हमारी साहिबा साथ ही रहिएगा। इस वक्त बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर हुमा बकई साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया हुमा साहिबा वक्त देने के लिए।